Good evening to all of you, and now I am going to teach you about reactor design part 2, in which I will explain about the performance equations for all the ideal reactors. Material balance for reactors. तो अगर हमें किसी भी रिएक्टर को डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए मटेरियल बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि फिगर दिया हुआ है उसमें एक एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर दिया हुआ है, जिसके ओवरऑल हमें मटेरियल बैलेंस करना है। हमें दिया हुआ है कितना रिएक्टेंट उस एलिमेंट में इनपुट हो रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना उस एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम में एक्यूमुलेट हो रहा है यानी इकट्ठा हो रहा है, और कितना डिसअपियर हो जा रहा है। तो अगर हम किसी भी रिएक्टेंट मान लिया ए के लिए मटेरियल बैलेंस लिखते हैं फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए ऑन मोल बेसिस, तो हम क्या लिख सकते हैं? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन प्लस डिसअपियरेंस। ऐसा क्यों? जब भी कोई रिएक्टेंट इनपुट होगा तो उसमें से कुछ पार्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, इकट्ठा हो जाएगा रिएक्टर में, कुछ पार्ट रिएक्शन में डिसअपियर हो जाएगा जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ पार्ट जो है वो बच जाएगा तो वो आउटपुट मिल जाएगा। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन प्लस डिसअपियरेंस। अब यहाँ आपके दो केस हो गए, एक हो गया स्टेडी स्टेट और ये हो गया अनस्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मीन्स कॉम्पोजिशन विद इन द रिएक्टर इज यूनिफॉर्म। Because composition within the reactor is uniform, so it is also independent of position, means reactant entry लिया, फीड हुआ रिएक्टर में, अब वो कहीं भी जाएगा उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, बस इनपुट पे चेंज होगा और आउटपुट पे चेंज होगा, बाकी विद इन द रिएक्टर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो मटेरियल बैलेंस लिखेंगे वो ओवर द रिएक्टर एज अ होल लिखेंगे। मीन्स जो हमारा मटेरियल बैलेंस था इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन प्लस डिसअपियरेंस, उसको हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट इनटू द रिएक्टर इज इक्वल टू रिएक्टेंट आउटपुट ऑफ द रिएक्टर प्लस रिएक्टेंट एक्यूमुलेटेड प्लस रिएक्टेंट डिसअपियर्ड। तो ये केस होता कहाँ पे? ये होता है बैच रिएक्टर और मिक्स फ्लो रिएक्टर में। हम मटेरियल बैलेंस ओवर द रिएक्टर एज अ होल लिख सकते हैं। अब बात करते हैं उस केस की where the composition is not uniform, means unsteady state। तो इस कंडीशन में क्या होता है? composition varies with position within the reactor। तो हम material balance over the reactor as a whole पूरे reactor पे नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले एक differential element of reactor volume पे material balance लिखेंगे और उसके बाद हम across the whole reactor इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? सम। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स के लिए अलग अलग निकाल के सम कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने इंटीग्रेशन किया। तो अब हम सबका अलग अलग निकाल के सम करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ट्रबल सम हो जाएगा। तो हम किसी भी एक एलिमेंट पे निकाल के उसको हम अक्रॉस द होल रिएक्टर इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो इनिशियल और आउटलेट कंडीशन वो लगा के हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो दोनों केस हो जाएंगे आपके, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे हम जो मटेरियल बैलेंस लिखेंगे वो ओवर द रिएक्टर एज अ होल लिखेंगे, और अनस्टेडी स्टेट पे हम जो मटेरियल बैलेंस लिखेंगे वो विद इन अ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम लिखेंगे, जिसको बाद में हम इंटीग्रेट कर देंगे अक्रॉस द होल रिएक्टर। अब हमने मटेरियल बैलेंस लिख दिया, या तो हमने CST और बैच रिएक्टर के लिए मटेरियल बैलेंस किया, ओवर द रिएक्टर एज अ होल लिख लिया, या फिर हमने अनस्टेडी स्टेट कंडीशंस के लिए यानी PFR के लिए लिखा तो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम के लिए निकाल के उसको फॉर होल रिएक्टर इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन के बाद हमने उसको रीअरेंज करके जो हमें इक्वेशन मिला वो होता है आपका बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्टर। अच्छा, ये तो आपका परफॉर्मेंस इक्वेशन आ गया। अब ये सब था हमारा आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए। अगर हम नॉन आइसोथर्मल ऑपरेशन की बात करें तो उसमें हीट इनपुट हीट आउटपुट ये टर्म्स भी आ जाएंगी। तो इन द केस ऑफ नॉन आइसोथर्मल ऑपरेशंस एनर्जी बैलेंस मस्ट बी यूज टुगेदर। मतलब मटेरियल बैलेंस आपका एक मास का होगा जो आप लिख चुके हैं, बता चुकी मैं। एक मटेरियल बैलेंस होगा हीट का, जो कि नॉन आइसोथर्मल ऑपरेशंस को देखते हुए हम करेंगे।
क्योंकि नॉन आइसोथर्मल ऑपरेशन है तो हीट इनपुट भी होगी, हीट आउटपुट भी होगी। आइसोथर्मल में क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो हीट इनपुट आउटपुट का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। When the properties of reaction mass such as temperature and composition are uniform throughout the element of volume, the rate of disappearance of any reactant A is just the product of reaction volume V and the rate of loss of A due to chemical reaction. इसका मतलब है कि हम जब बात करें कि जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू द एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ये बात हो रही है किसकी, बैच रिएक्टर की और CSTR की। तो उस केस में जो हमारा एक टर्म आया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो इन द केस ऑफ CSTR और बैच रिएक्टर होता है -RA मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन वॉल्यूम V एंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ A ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। दिस इज वैलिड इन केस ऑफ बैच रिएक्टर एंड मिक्स्ड रिएक्टर। दूसरा केस आपका कौन सा हुआ, अनस्टेडी स्टेट वाला, मीन्स व्हेन द कॉम्पोजिशन वेरीज विथ लोकेशन इन द रिएक्टर। तो MFR और CSTR के केस में जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था वो था आपका क्या, प्रोडक्ट -RA इंटू V। अब PFR में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बस इस टर्म का, और हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल जाएगा। परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर आइडियल बैच रिएक्टर। तो हम किसी भी कंपोनेंट A के लिए मटेरियल बैलेंस लिखते हैं। अच्छा, जो भी हम मटेरियल बैलेंस लिखते हैं जनरली, तो हम सेलेक्ट करते हैं लिमिटिंग कंपोनेंट को। लिमिटिंग कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिससे रिएक्शन रेट इफ़ेक्ट होता है, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होती है उसी से रिएक्शन रेट इफ़ेक्ट होता है, और वो लिमिटिंग कंपोनेंट कहलाता है। अब बात करते हैं बैच रिएक्टर की। बैच रिएक्टर में आपको पता है कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम मटेरियल बैलेंस क्या करेंगे, ओवर द रिएक्टर एज अ होल मटेरियल बैलेंस लिखेंगे। अब क्योंकि बैच रिएक्टर है तो बैच रिएक्टर में रिएक्टेंट एंट्री लेते हैं, उसके बाद फॉर पर्टिकुलर टाइम उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद आउटपुट निकल आता है। तो जब प्रोसेस हो रहा होता है तो ना तो इनपुट होता है और ना ही आउटपुट होता है। तो आपका जो मटेरियल बैलेंस था वो था इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपीयरेंस प्लस एक्यूमुलेशन। तो इनपुट भी ज़ीरो और आउटपुट भी ज़ीरो, और आपका जो फाइनली मटेरियल बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू माइनस एक्यूमुलेशन। तो आपका मटेरियल बैलेंस हो गया डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू माइनस एक्यूमुलेशन, मीन्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A। अब मोलर बेसिस पे है तो यूनिट्स क्या रहेंगी इन टर्म्स की, मोल पर यूनिट टाइम। ओके, अब बात करते हैं डिसअपीयरेंस की। हमने पढ़ा था कि जब कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है तब जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है वो होता है प्रोडक्ट -RA इंटू V, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। एक्यूमुलेशन होगा आपका DNA/dt। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड क्योंकि हम निकाल रहे हैं तो डिफरेंशियल हो जाएगा उसका, तो यानी कि DNA/dt। और यहाँ से हमने Na को ओपन कर दिया, यानी कि Na0 इंटू 1 - x से। अब क्योंकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्योंकि Na0 जो है वो कांस्टेंट है तो वो वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और आपकी एक टर्म बचेगी -Na0 इंटू dx/dt। अब ये दोनों टर्म्स हमने मटेरियल बैलेंस में लिखी तो हमारी आ गई इक्वेशन 3, और इसको हमने रीअरेंज किया और इंटीग्रेट किया तो आ गई इक्वेशन 4, यानी T इज इक्वल टू Na0 इंटीग्रेशन dx/-RA इंटू V। अब क्या मैंने बताया था कि जब हम मटेरियल बैलेंस लिख के और जो इक्वेशन आती है उसको रीअरेंज कर देते हैं तो जो इक्वेशन आती है वो कहलाती है परफॉर्मेंस इक्वेशन। तो जो इक्वेशन 4 है दैट इज़ परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर बैच रिएक्टर। तो जो इक्वेशन 4 थी वो थी परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर बैच रिएक्टर। That is the general equation showing the time required to achieve a conversion XC for either isothermal or non-isothermal operation, चाहे isothermal operation हो या non-isothermal। अब वो जो इक्वेशन थी उसको हम अलग अलग सिचुएशन के लिए सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला सिचुएशन है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, अगर फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है तो हमारी इक्वेशन वही रहेगी जो कि थी, यानी T इज इक्वल टू CA0 इंटू dx/-RA। उसको CA की टर्म में हमने रीअरेंज किया तो दूसरी वाली टर्म आ गई हमारी। क्यों, क्योंकि क्या होता है आपका CA0 इज इक्वल टू
सॉरी सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, वहाँ से हमने रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन हमारी आ गई। तो जो इक्वेशन 5 थी वो थी आपकी कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए। अब आपके आते हैं वेरिंग डेंसिटी सिस्टम। डेंसिटी आपकी कब चेंज होती है? व्हेन वॉल्यूम चेंजेस, मींस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर चेंजेस प्रोपोर्शनेटली विद कन्वर्जन, मींस जो रिएक्टिंग मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कन्वर्जन के साथ उसी के प्रोपोर्शन में चेंज होता है, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट डेंसिटी चेंजेस होते हैं, जैसा कि सिंगल गैस फेज रिएक्शंस में होता है। अब आगे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें आपको दिया होगा सिर्फ कि सिंगल गैस फेज रिएक्शंस हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी चेंज है। तो अब जो कि हमारी क्वेश्चन 4 थी उसमें हमने नीचे v की जगह लिख दिया, जो v का रिलेशन होता है क्या होता है, v नॉट इंटू 1 प्लस सिग्मा ए एक्स ए फॉर वेरिंग डेंसिटी सिस्टम। और यहाँ से वी नॉट क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, और एन ए नॉट अपॉन वी नॉट क्या होता है, कंसनट्रेशन, यानी कि सी ए नॉट। और यहाँ से क्वेश्चन 6 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन जो है वो किसके लिए है, वो है सिग्निफिकेंट डेंसिटी चेंजिंग सिस्टम के लिए। दिस फिगर 2 is a graphical representation of two of the equations, equation 4 and equation 5। तो जो इक्वेशन 4 थी वो जनरल केस था, और जो इक्वेशन 5 थी वो थी कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के लिए। वेरिंग डेंसिटी सिस्टम का यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया है, तो एक प्लॉट कैसे किया गया है, जो इंटीग्रेटिंग टर्म थी उनको एक तरफ कर लिया है, और जो नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म थी उनको एक तरफ कर लिया। जैसे आपकी इक्वेशन 4 थी t इज इक्वल टू एन ए नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू वी, तो टी अपॉन एन ए नॉट एक तरफ कर लिया, राइट हैंड साइड पे हमारा बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू वी। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्स ए, और से एक्स एक्सिस पे एक्स ए हो गया, और वाई एक्सिस पे 1 अपॉन माइनस आर इंटू वी, और जो एरिया बाउंडेड होगा बीच में वो होगा टी अपॉन एन ए नॉट। इसी तरीके से इक्वेशन 5 में जो पहला टर्म था आपका टी इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटीग्रेशन डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए, तो हमने इंटीग्रेटिंग टर्म्स को एक तरफ कर लिया, नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म्स को एक तरफ कर लिया। टी अपॉन सी ए नॉट एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन माइनस आर ए और एक्स ए के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से जो तीसरा फिगर है वो इक्वेशन 5 की दूसरी टर्म पे है, जो कि है t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी सी ए अपॉन माइनस आर ए। तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा किसके बीच में, सी ए और माइनस आर ए के बीच में, और जो एरिया होगा वो होगा t के बराबर। और यहाँ पे देखिए जो लिमिट है वो क्या है, सी ए अपॉन सी ए टू सी ए नॉट। तो अब है परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो यहाँ पे एक मिक्स फ्लो रिएक्टर दिखाया हुआ है, नोटेशन फॉर अ मिक्स रिएक्टर इन फिगर 3। अब जैसा कि हम जानते हैं कि CSTR में या मिक्स फ्लो रिएक्टर में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, तो जो काउंटिंग हम करेंगे मटेरियल बैलेंस की, दैट विल बी मेड अबाउट द रिएक्टर एज अ होल। तो इक्वेशन हमारी मटेरियल बैलेंस की थी जो थी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपीयरेंस बाय रिएक्शन प्लस एक्यूमुलेशन। क्योंकि कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन है तो एक्यूमुलेशन 0 रहता है यहाँ पे, तो आपकी इक्वेशन हो गई इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपीयरेंस बाय रिएक्शन। अब इनपुट ऑफ ए, इनपुट का क्या मतलब हुआ, हम मोलर बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो यानी मोल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम ये है कि इनिशियली जो रेट है, इनिशियली जो इनपुट है वो एफ ए नॉट है, ठीक है। अब आउटपुट की बात करते हैं, तो आउटपुट मान लेते हैं एफ ए है, तो उसका और एफ ए नॉट का जो रिलेशन रहेगा वो वही रहेगा जो सी ए और सी ए नॉट का रहता है, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब बात करते हैं डिसअपीयरेंस की, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, तो डिसअपीयरेंस रहेगा क्या, माइनस आर ए इंटू वी, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिसअपीयरेंस ऑफ ए बाय रिएक्शन रहेगा। यूनिट इसकी भी मोल्स पर यूनिट टाइम होगी, क्योंकि हम मोलर बेसिस पे मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं। अब ये जो तीनों टर्म्स है जब हम
इक्वेशन 7 जो कि मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन है उसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आएगी आपकी इक्वेशन FA0 XA इज इक्वल टू माइनस RA इंटू वी। जब हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे कुछ एक आध टर्म्स को, तो जो फाइनली इक्वेशन आएगी वो आएगी FA0 इंटू XA इज इक्वल टू माइनस RA इंटू वी। और रीअरेंज जब हम इसे करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इक्वेशन आ जाएगी जो कि है V अपॉन FA0 इज इक्वल टू XA अपॉन माइनस RA। और जो V अपॉन FA0 है वो हमारा जो टर्म होती है वो इज इक्वल टू होती है टाउ अपॉन CA0 के, जहाँ टाउ आपका क्या होता है, टाउ होता है स्पेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपकी टाउ की वैल्यू आ जाती है जो कि 1/s है, यानी कि जो कि स्पेस वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है उसकी वैल्यू आ जाती है। और फाइनली आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन आ जाती है। पर ये जो परफॉर्मेंस इक्वेशन 8 है ये किसी भी एप्सिलॉन ए के लिए है, मतलब जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे कांस्टेंट डेंसिटी और वेरिंग डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो इक्वेशन आपकी आई थी क्वेश्चन 8 जो कि परफॉर्मेंस इक्वेशन थी CSTR की, वो आई थी आपकी V अपॉन FA0 इज इक्वल टू XA अपॉन माइनस RA, जिसे हम डेल्टा XA अपॉन माइनस RA भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो XA है वो आपका हमने मेज़र किया है एग्ज़िट स्ट्रीम कंडीशंस पे। तो अगर हम इनिशियल कन्वर्ज़न क्योंकि ज़ीरो होता है तो XA माइनस ज़ीरो हो गया, तो उसे हम डेल्टा XA भी लिख सकते हैं। मतलब कितना कन्वर्ज़न हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल कन्वर्ज़न माइनस इनिशियल कन्वर्ज़न, तो हमें पता चलेगा कि टोटल कितना कन्वर्ज़न हुआ है, तो उसको हम डेल्टा XA अपॉन माइनस RA भी लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि जो बिल्कुल इनिशियल कंडीशंस हैं वो हम 0 से शो करते हैं या नॉट से शो करते हैं, पार्शियली कन्वर्टेड जो है उसे हम I से शो करते हैं, और फाइनली हम F से शो करते हैं। तो अगर I to F हम कैलकुलेट करें परफॉर्मेंस इक्वेशन तो हो जाएगा डेल्टा XA अपॉन माइनस RA F। डेल्टा XA का क्या मतलब है, फाइनल कन्वर्जन माइनस इनिशियल, तभी हमें बीच के गैप का कन्वर्जन पता चलेगा ना, जब फाइनली कितना कन्वर्जन हुआ और पहले कितना कन्वर्जन था जब पार्शियली कन्वर्टेड था। तो डेल्टा XA इज इक्वल टू XAF माइनस XAI अपॉन माइनस RAF, ये होगी V अपॉन FA0 यानी कि परफॉर्मेंस इक्वेशन। और यहाँ से टाउ इज इक्वल टू हो गया V अपॉन FA0 होता है टाउ अपॉन CA0 के बराबर, तो वहाँ से टाउ जब निकालेंगे तो हो जाएगा V CA0 अपॉन FA0 इज इक्वल टू CA0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन 9 में CA0 इंटू XAF माइनस XAI अपॉन माइनस RAF। तो फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स द परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ CSTR, तो नॉर्मल कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के लिए आपका रिलेशन होता है CA और CA0 का, CA इज इक्वल टू CA0 इंटू 1 माइनस XA, तो वहाँ से XA की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जब हम इक्वेशन 9 में पुट करेंगे V अपॉन FA0 इज इक्वल टू XA अपॉन माइनस RA, तो उसमें फाइनली इक्वेशन 10 कैलकुलेट होके आएगी। V अपॉन FA0 इज इक्वल टू होता है टाउ अपॉन CA0, उसको हम जब इक्वेशन में रखेंगे तो फाइनली इक्वेशन 10 आ जाएगी। अब क्योंकि इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं होता कहीं से, तो इसलिए इसमें बहुत इजी है परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना, तो क्योंकि बहुत इजी है डाटा इंटरप्रेट करना, तो इसलिए मिक्स फ्लो रिएक्टर को काइनेटिक स्टडीज़ में थोड़ा अट्रैक्टिव है इसका यूज़, पर्टिकुलर विथ मैसी रिएक्शंस, जैसे कि मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं या सॉलिड कैटालिसिस रिएक्शंस हैं, इनको मैसी रिएक्शंस बोला जाता है। तो उस केस में मिक्स फ्लो रिएक्टर अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव है अपने आप में, बिकॉज डाटा इंटरप्रिटेशन ईजी है। फिगर 4 इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स फ्लो परफॉर्मेंस इक्वेशंस, जो कि थी इक्वेशन 8 और इक्वेशन 10। इक्वेशन 10 थी कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स के लिए, तो इक्वेशन 8 जो कि जनरल इक्वेशन थी जो कि थी क्या, V अपॉन FA0 इज इक्वल टू XA अपॉन माइनस RA। यहाँ तो इंटीग्रेटिंग टर्म है नहीं, कुछ रीअरेंज नहीं करना है। राइट हैंड साइड पे आपकी टर्म है XA अपॉन माइनस RA, तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो XA और माइनस 1 अपॉन RA के बीच में बनेगा, और जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है V अपॉन FA0 जो कि टाउ अपॉन CA0 के बराबर भी होती है उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जो आपकी क्वेश्चन 10 थी वो थी आपकी क्या, टाउ इज इक्वल टू CA0 माइनस CA अपॉन माइनस RA, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कंसंट्रेशन और माइनस 1 अपॉन RA के बीच में, और जो आपका एरिया बाउंडेड होगा वो इसके बराबर होगा टाउ के,
यानी सी ए नॉट एक्स ए अपॉन माइनस आर ए के। अब जो लिमिट है उसमें सी ए टू सी ए नॉट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ टर्म है सी ए नॉट माइनस सी ए। तो जो लिमिट हम लेंगे, यानी जो एरिया बाउंडेड हम जितने एरिया में लेंगे वो लेंगे सी ए टू सी ए नॉट के बीच में। तो अभी यहाँ बात है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फॉर कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम। तो इक्वेशन 10 जो आई थी हमारी कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए, परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर, वो थी टाउ इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन माइनस आर ए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है आपका के सी ए, वह हमने के सी ए पुट कर दिया, फिर के को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब जो टाउ के था वो होता है डैम्पोलर नंबर। तो कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए आपको पता है क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो ये जो इक्वेशन है इसको जब हम रीअरेंज करेंगे एक्स ए की टर्म में, तो फाइनली इक्वेशन आएगी आपकी टाउ के इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए। सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए तो ऊपर ही आ रही थी। जब हम ये जो फॉर्मूला है एक्स ए का, इससे जब हम रीअरेंज करेंगे तो फाइनली आ जाएगा एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। इक्वेशन 11 है फॉर कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट टाउ के है वो डैम्पोलर नंबर कहलाता है, जिसे डी ए से शो करते हैं। अब बात करते हैं चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम की। चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम में क्या होता है, वी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, और सी ए अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। अगर हम कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, सी अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, पर यहाँ रेशियो में आपकी एक और टर्म आ जाती है जो कि है 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। अब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें और चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम की बात करें, तो जैसा कि हमारी क्वेश्चन 10 थी, टाउ के इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए, वहाँ पे हम अगर ये वाला रिलेशन रख दें, सी ए अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए, तो क्वेश्चन 12 निकल के आएगी फॉर एनी एप्सिलॉन ए, यानी कि फॉर चेंजिंग डेंसिटी रिएक्शन सिस्टम। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो रेट हो जाता है के सी ए स्क्वायर। तो अगर हम कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम की बात करें तो परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, टाउ के इज इक्वल टू सी ए नॉट माइनस सी ए अपॉन सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन 13 है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए है। तो अब है आपका स्टेडी फ्लो प्लग फ्लो रिएक्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लग फ्लो रिएक्टर में कॉम्पोजिशन जो है वो विद पोजीशन चेंज होता है फ्लो पाथ में, तो मटेरियल बैलेंस हम ओवर द रिएक्टर एज अ होल नहीं लिख सकते। तो हमें जो मटेरियल बैलेंस है वो हमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम के लिए लिखना है। तो जैसा कि एक नोटेशन फॉर अ प्लग फ्लो रिएक्टर, एक फिगर दिया हुआ है जो कि एक डिफरेंशियल एलिमेंट को शो कर रहा है, जिसमें जो इनपुट है वो है एफ ए और जो आउटपुट है वो है एफ ए प्लस डी एफ ए। जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसका वॉल्यूम है डी वी और उसमें जो कन्वर्जन है वो है डी एक्स ए। तो क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर है तो इसलिए एक्यूमुलेशन 0 हो जाएगा, और क्योंकि ये अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन है तो डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इंटू डी वी। तो जैसा कि हमने फिगर में देखा था, इनपुट है एफ ए, आउटपुट है एफ ए प्लस डी एफ ए और डिसअपीयरेंस माइनस आर ए इंटू डी वी। तो ये सब हमने जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन था उसमें पुट कर दिया। ठीक, उसको हमने रीअरेंज कर दिया। फाइनली क्वेश्चन आ गई क्वेश्चन 14, एफ ए नॉट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ए इंटू डी वी। जो क्वेश्चन 14 आई थी वो डेरिवेट होके आई थी फॉर डिफरेंशियल सेक्शन ऑफ रिएक्टर ऑफ वॉल्यूम डी वी। तो अगर हमें पूरे रिएक्टर के लिए निकालना है तो हमें उस एक्सप्रेशन को पूरे रिएक्टर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट्स लगा के। तो जो आप जब रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। मतलब जैसे कि आपके क्वेश्चन है एफ ए नॉट डी एक्स ए इज इक्वल टू माइनस आर ए डी वी, आप उस टर्म को उस तरफ रखेंगे जो जिसके डिपेंडेंट है। जैसे कि जो रेट है वो कन्वर्जन पे डिपेंड करता है, तो रेट को हम कन्वर्जन के साथ ले जाएंगे। एफ ए नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि एफ ए जो है फीड रेट वो कांस्टेंट रहेगा, पर जो रेट है वो कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए रेट और कन्वर्जन को हम एक साइड रखेंगे और जो फीड रेट है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, दूसरी साइड यानी कि वॉल्यूम की साइड। तो जो क्वेश्चन आपकी आएगी वो आएगी डी वी अपॉन एफ ए नॉट इज इक्वल टू डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए।
अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो रिएक्टर का वॉल्यूम लिमिट हम लेंगे वो लेंगे 0 to V, और जो कन्वर्जन लिमिट लेंगे हम वो लेंगे 0 to XAF। XAF मतलब फाइनल कन्वर्जन। तो यहाँ से आपका जो परफॉर्मेंस इक्वेशन निकल के आएगी क्या, V/FA0 इज इक्वल टू क्या होता है, τ/CA0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to XAF dxa/-RA। यहाँ से टाउ की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी किसी भी एप्सिलॉन ए के लिए, मतलब कि जनरल केस के लिए। जनरल एक्सप्रेशन अगर हमें और ज़्यादा प्लग फ्लो रिएक्टर्स के लिए लिखना हो तो अब क्योंकि जो इक्वेशन 15 है वो उस केस में है जब इनिशियली आपका कन्वर्जन 0 है, फाइनली आपका कन्वर्जन x से है। अब अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो बीच के कन्वर्जन के लिए, मतलब कि जब जो फीड है वो पार्शियली कन्वर्ट हो चुकी है और फुली कन्वर्ट हुई है, उसके बीच में अगर हमें परफॉर्मेंस इक्वेशन लिखनी हो तो मान लेते हैं कि इनिशियली तो सबस्क्रिप्ट नॉट होता ही है, CA0 XA0 FA0। पार्शियली कन्वर्ट हो गया तो जो सबस्क्रिप्ट है वो आई है, और फुली कन्वर्ट हुआ तो सबस्क्रिप्ट एफ है। तो जब पार्शियली कन्वर्टेड है तो जो कन्वर्जन है वो एक्स से आई है, फुली कन्वर्टेड है तो जो सबस्क्रिप्ट है वो है एक्स एफ। तो क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं, V/FA0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन XAI to XAF dxa/-RA। और क्योंकि V/FA0 इज इक्वल टू होता है τ/CA0, तो हम V/FA0 की जगह τ/CA0 जब लिखेंगे और CA0 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इक्वेशन आएगी τ इज इक्वल टू CA0 इंटीग्रेशन XAI to XAF dxa/-RA। तो ये जो इक्वेशन 16 है वो है जनरल एक्सप्रेशन फॉर परफॉर्मेंस इक्वेशन ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर्स। अब है क्या स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम्स। तो क्या होता है, CA इज इक्वल टू CA0 इंटू 1 - x से रीअरेंज कर देते हैं तो हो जाता है XA इज इक्वल टू 1 - CA/CA0। और डिफरेंशियल अगर हम इसका कर देते हैं तो हो जाता है DXA इज इक्वल टू -TCA/CA0। तो अगर हम ये DXA वाली टर्म को हम इक्वेशन 16 में रख देते हैं या तो जो इक्वेशन वो थी वो कन्वर्जन की टर्म में थी, और अगर हमें कंसंट्रेशन की टर्म में निकालना है तो हमें DXA को DCA की टर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इक्वेशन 17 आ जाएगी, जो कि जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी V/FA0 इज इक्वल टू τ/CA0 इज इक्वल टू -1/CA0 इंटू इंटीग्रेशन CA0 to CAF dCA/-RA। तो जो इक्वेशन 17 थी वो थी फॉर स्पेशल केस कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम। अब ये ग्राफ दिखाया है, ग्राफ जो पहला है वो जनरल केस के लिए है यानी कि इक्वेशन 15 के लिए, और जो दूसरा है वो है कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम के लिए यानी इक्वेशन 17 के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंटीग्रेटिंग टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारी इंटीग्रेटिंग टर्म है XA/-RA। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा XA और 1/-RA के बीच में, और जो एरिया होगा वो V/FA0 यानी कि τ/CA0 के बराबर होगा। इसी तरह से जो दूसरा फिगर है उसमें क्या है, उसमें वही करेंगे, इंटीग्रेटिंग टर्म एक तरफ, नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म एक तरफ। तो आपकी जो इंटीग्रेटिंग टर्म है वो DCA/-RA है, तो जो ग्राफ बनेगा वो CA और 1/-RA के बीच में बनेगा, और जो एरिया होगा वो बराबर होगा किसके, एरिया बराबर होगा CA0 V/FA0 या फिर टाउ के बराबर। तो ये जो फिगर है डिस्प्लेज द परफॉर्मेंस इक्वेशन एंड शोज दैट द स्पेस टाइम नीडेड फॉर एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कैन ऑलवेज बी फाउंड बाय न्यूमेरिकल और ग्राफिकल इंटीग्रेशन। परफॉर्मेंस इक्वेशन इन केस ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि हमने MFR में किया था। तो जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है PFR के लिए वो है क्या, τ इज इक्वल टू CA0 इंटीग्रेशन 0 to XAF dxa/-RA। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फॉर कांस्टेंट डेंसिटी सिस्टम है तो रेट क्या होगा आपका K इंटू सी ए, यानी कि K इंटू CA0 इंटू 1 - XA। तो ये जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो CA0 से CA0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्योंकि K कांस्टेंट है तो वो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, K टाउ इज इक्वल टू -ln 1 - XA, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to XA dxa/1 - XA, और इसका आपका जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आ जाएगा -ln 1 - XA। और ये जो इक्वेशन 18 है वो परफॉर्मेंस इक्वेशन है फॉर प्लग फ्लो
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और फॉर कांस्टेंट डेंसिटी। अब है आपका परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एनी एप्सिलॉन ए, यानी कि फॉर चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम। अब जैसा कि हमें पता है चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम के लिए वॉल्यूम चेंज होता है प्रोपोर्शनेटली विथ कन्वर्जन। क्या होता है, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए और सी अपॉन सी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए। तो जो हमारी परफॉर्मेंस इक्वेशन थी, यानी टाउ इज इक्वल टू सी ए नॉट इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए, वहाँ हम रेट की जगह क्या लिखेंगे, के इंटू सी ए, और सी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, के इंटू सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स। ठीक है, के को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि के कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा के टाउ इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए 1 प्लस एप्सिलॉन ए एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। अब ये दो टर्म्स हो गई, अब हम इसको पार्शियल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, यानी दो टर्म्स अलग हो जाएंगी। पहली टर्म इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए, और दूसरी टर्म एक्स ए इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। अब हम क्या करते हैं, पहली टर्म का तो इंटीग्रेशन तुरंत निकल आएगा, माइनस एल एन 1 माइनस एक्स ए, प्लस हमने क्या किया, एप्सिलॉन ए को वैसे ही लिख दिया, कांस्टेंट है क्योंकि, और जो टर्म है हमारी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए, उसको हमने मान लिया I1। ठीक है, अब तो जो हमारी टर्म आई थी, जो कि क्या थी, 0 टू एक्स ए इंटीग्रेशन एक्स ए डी एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए। अब हमने क्या किया, जो नीचे हमारा कौन सा टर्म था 1 माइनस एक्स ए, तो हमने 1 माइनस एक्स ए की जगह वाई पुट कर दिया। ठीक, 1 माइनस एक्स ए की जगह हमने वाई पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या है, डी एक्स ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई। तो हमारी लिमिट क्या थी, एक्स ए इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए। तो जब एक्स ए इज इक्वल टू 0 होगा तो वाई इज इक्वल टू 1 होगा, और जब एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए होगा तो वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए होगा। तो जो आई था हमारा, उसमें हमने ये सब वैल्यूज़ पुट कर दी, मतलब एक्स ए की जगह 1 माइनस वाई ए, नीचे था 1 माइनस एक्स ए, उसकी जगह वाई, और डी एक्स ए की जगह माइनस डी वाई हमने पुट कर दिया। यहाँ से हमारा फिर दो टर्म में आ गया, क्योंकि 1 माइनस वाई है, तो पहला हो गया माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, और दूसरा हो गया प्लस डी वाई। ठीक, अब माइनस 1 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं माइनस एल एन वाई लिख सकते हैं, और वाई की जगह लिमिट, क्योंकि 1 माइनस एक्स है, और दूसरा डी वाई का वाई हो जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ से फाइनली जो भी आएगा इंटीग्रेशन करके, उसको हम पहले जो इक्वेशन थी, यानी कि इक्वेशन 19, उसमें हम पुट कर देंगे, और फाइनली इक्वेशन जो भी निकल के आएगी वो है परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन केस ऑफ चेंजिंग डेंसिटी सिस्टम्स। साइज कंपैरिजन ऑफ सिंगल रिएक्टर्स मतलब चीज़ में सिंगल रिएक्शन हो रही हो। तो अगर किसी भी रिएक्टर सिस्टम को हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को सोचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, कैटालिटिक है, ऑटो कैटालिटिक है, किस टाइप की रिएक्शन है, कितने स्केल पे हो रही है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, इक्विपमेंट की और ऑपरेशन की, स्टेबल कितना है जो ऑपरेशन है या रिएक्शन है, स्टेबल कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मतलब कि जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कितनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू के लिए किस हिसाब से ऑपरेशन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, फ्लेक्सिबल कितना है, अलग अलग टेम्परेचर पे या अलग अलग प्रेशर पे हो सकती है रिएक्शन या नहीं हो सकती है। इक्विपमेंट लाइफ, कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल कबाड़ा है इक्विपमेंट। टाइम पीरियड ओवर विच प्रोडक्ट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कितने टाइम के लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होना है और कितने टाइम में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होना है। अच्छा, इक्विपमेंट जो है अपने आप को किस तरह से एडजस्ट कर सकता है, ईज़ ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट टू मॉडिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशंस, अगर हम ऑपरेटिंग कंडीशंस को और मॉडिफाई कर दें, उसमें चेंज कर दें, तो इक्विपमेंट काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। सेफ्टी का क्या प्रोसेस है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये ऐसे ही हम नहीं बता सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता है ना कि हमें किस तरीके का रिएक्टर हमें चाहिए होगा आगे आने वाले सिस्टम के लिए। तो एक्सपीरियंस से ही आ सकता है, या इंजीनियरिंग जजमेंट, इंजीनियर्स जज करते हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स जो होते हैं, और जिनको
अच्छी नॉलेज हो वेरियस रिएक्शन सिस्टम में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हमारे रिएक्टर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वही रिएक्टर कौन सा हमें सेलेक्ट करना है वो चॉइस वही कर सकता है। तो हम किस हिसाब से रिएक्टर सिस्टम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक्स को। जो ओवरऑल प्रोसेस की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है रिएक्टर सिस्टम से। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रिएक्टर साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया या रिएक्टर साइज़ बहुत कम हो गया, कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी। इकोनॉमिक्स क्या है ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है, मतलब कि प्रोसेस आपका चलेगा या बीच में रुक जाएगा, पता चले बीच में ही रुक गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इन सब फैक्टर्स से रिएक्टर सिस्टम को सिलेक्ट करने से जो ओवरऑल प्रोसेस है उसकी इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस होती है। अब अगर स्पेशली हम सिंगल रिएक्शन की बात करें तो जो प्राइमरी कंसिडरेशन है, प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग द रिएक्टर सिस्टम, दैट इज़ अ रिएक्टर साइज़। रिएक्टर साइज़ से मतलब है वॉल्यूम का। तो आगे जो हम सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें हम सिर्फ सिंगल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल रिएक्शंस भी हैं कि किसी रिएक्टर में एक से ज़्यादा रिएक्शंस हो रही हैं तो मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम होता है, पर यहाँ हम सिर्फ सिंगल रिएक्शंस की बात। बैच रिएक्टर वर्सेस पीएफआर, यानी कंपैरिजन ऑफ बैच रिएक्टर वर्सेस पीएफआर। अब अगर हम बैच रिएक्टर की बात करें तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि बैच रिएक्टर इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। तो इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ स्मॉल इंस्ट्रूमेंटेशन कॉस्ट। और दूसरा इसका एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब हम इजीली और क्विकली से शट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है, फीड हो चुकी है, तो हम इसे इजीली शट डाउन कर सकते हैं। अब अगर बात करें डिसएडवांटेज की तो हाई लेबर एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक, ऑफन कंसिडरेबल शट डाउन टाइम टू एम्प्टी, क्लीन आउट एंड रिफिल, मतलब इसे हम शट डाउन तो ईजिली कर सकते हैं, पर एम्प्टी करने में, क्लीन करने में, रिफ़िल करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, जो कॉन्टीन्यूस रिएक्टर था उसमें कॉन्टीन्यूस फीड हो रही थी, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट निकल रहा था, तो बीच में ज़्यादा एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा था। पर इसमें एक्यूमुलेटेड है रिएक्टर के अंदर तो टाइम जाएगा। और प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल भी पुअरर होता है इसमें। तो हमें कह सकते हैं कि बैच रिएक्टर इज़ वेल सूटेड टू प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मटेरियल एंड टू प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पीस ऑफ इक्विपमेंट। ओके, on the other hand, for the chemical treatment of material in large amounts, the continuous process is nearly always found to be more economical। मतलब अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन है तो उसके लिए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पाया गया है। अब अगर बात करें हम बैच रिएक्टर की परफॉर्मेंस इक्वेशन की और पीएफआर की परफॉर्मेंस इक्वेशन की, तो हम देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, बस बैच रिएक्टर में स्मॉल टी है और जो परफॉर्मेंस इक्वेशन है उसमें टाउ है, यानी कि स्पेस टाइम। तो हम ये पाएंगे कि फॉर अ गिवन ड्यूटी, यानी कि फॉर अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ कन्वर्जन, मतलब 80% कन्वर्जन, 90% कन्वर्जन या फुल कन्वर्जन, दोनों में सेम दिया हुआ है हमें। और फॉर कॉन्स्टेंट डेंसिटी सिस्टम, एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड रिएक्ट्स फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन द बैच एंड इन द प्लग फ्लो रिएक्टर एंड हैव द सेम वॉल्यूम। मतलब सेम वॉल्यूम रिएक्टर है तो उसमें सेम कन्वर्जन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए सेम टाइम लगेगा रिएक्टर्स में। तो अगर सेम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग अ गिवन जॉब, अगर हम कंपैरिजन करें पीएफआर और बैच रिएक्टर। अच्छा, अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन की बात करें, मतलब ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें एक चीज़ जो हमें वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट, दैट इज़ शट डाउन टाइम बिटवीन बैचेस, क्योंकि जो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वो भी बैच रिएक्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, कि बीच में जो शट डाउन टाइम होगा वो एक्स्ट्रा होगा, मतलब शट डाउन करके और खाली करने का, रिएक्टर खाली करने का जो टाइम होगा, शट डाउन टाइम प्रोडक्ट को निकालने का, वो बैच रिएक्टर में ज़्यादा होगा। तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू रिलेट द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द बैच रिएक्टर विद द प्लग फ्लो रिएक्टर। कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर विद पीएफआर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो जो हम कंपैरिजन करेंगे वो परफॉर्मेंस इक्वेशन करेंगे। तो परफॉर्मेंस इक्वेशन फॉर CSTR टाउ m स्पेस टाइम फॉर मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो जो सफिक्स में m लिख दिया टाउ m इज इक्वल टू Vm/V0। फिर वही वॉल्यूम जो है उसको Vm से लिखा है, Vm यानी m सफिक्स में मिक्स फ्लो रिएक्टर को शो कर रहा है। तो टाउ m इज इक्वल टू Vm/V0 इज इक्वल टू Ca0XA/-RA। ये होती है CSTR की परफॉर्मेंस इक्वेशन। तो यहाँ से पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, तो रेट की जगह हमने लिख दिया KCA यानी कि K इंटू CA0 1 - XA। ठीक है, तो यहाँ से CA0 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने XA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। XA इज इक्वल टू आ गया K इंटू Vm/V0 अपॉन 1 प्लस K Vm/V0। अब PFR की परफॉर्मेंस इक्वेशन टाउ P इज इक्वल टू VP/V0 इज इक्वल टू CA0 इंटीग्रेशन 0 to XA dXA/-RA। रेट की जगह हमने वही K इंटू CA0 1 - XA रख दिया। सब पुट करके यहाँ पे XA की वैल्यू कैलकुलेट होके आई, X इज इक्वल टू 1 - e⁻−k VP/V0। क्वेश्चन 24। अब जो इक्वेशन 22 थी वो थी XA फॉर CSTR और इक्वेशन 24 है वो XA फॉर PFR। तो फिगर 7 में क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 24 को प्लॉट किया गया है एज कन्वर्जन वर्सेस K इंटू V/V0, जो कि मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए है K इंटू Vm/V0 और प्लग फ्लो रिएक्टर के लिए है K इंटू Vp/V0। तो जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं, अगर हम देखें तो किसी भी कन्वर्जन के लिए जो CSTR का वॉल्यूम है दैट इज़ लार्जेस्ट इन कंपैरिजन टू ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर और PFR। जैसे कि हम देख सकते हैं 0.2 कन्वर्जन पे हम देखें तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम CSTR का ज़्यादा है, ट्यूबुलर का कम है। 0.6 पे देखें तब भी CSTR का ज़्यादा है और ट्यूबुलर का कम है। इस फिगर से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर गिवन स्पेस टाइम कन्वर्जन इन प्लग फ्लो इज़ हायर देन इन मिक्स फ्लो रिएक्टर। अगर हम फिगर में देखें तो हम पाएंगे किसी भी वॉल्यूम के लिए हम देखें, अगर हम 1 पॉइंट पे देखें तो CSTR का कन्वर्जन कम है और ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर का कन्वर्जन ज़्यादा है। तो ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं फिगर से कि फॉर गिवन स्पेस टाइम कन्वर्जन इन प्लग फ्लो इज़ हायर देन इन मिक्स फ्लो रिएक्टर। We can obtain a direct measure of the ratio of volume Vm of the stirred tank reactor to volume Vp of tubular flow reactor at same conversion by equations 22 and 24। ये जो इक्वेशन 22 जो कि मिक्स फ्लो रिएक्टर के लिए थी और इक्वेशन 24 जो कि प्लग फ्लो रिएक्टर थी, अगर हम सेम कन्वर्जन के लिए सेम एक्से के लिए हम कैलकुलेट करें तो हम एक डायरेक्टली एक रेशियो निकाल सकते हैं Vm/Vp, यानी कि वॉल्यूम ऑफ CSTR अपॉन वॉल्यूम ऑफ PFR। तो सेम कन्वर्जन है तो इक्वेशन 22 और इक्वेशन 24 को हम इक्वल रख देते हैं। इक्वल रखने के बाद जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन में टर्म आ रही है Vm/V0, तो वहाँ पे हम यहाँ पे एक रेशियो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अल्फ़ा दैट इज़ Vm/Vp, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मिक्स फ्लो रिएक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर। तो जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वहाँ पे हम Vp से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो टर्म आ जाएगी आपकी क्या, अल्फ़ा के Vp/V0 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा के Vp/V0 इज इक्वल टू 1 - e⁻−k Vp/V0। ठीक है, अब ये जो टर्म है k Vp/V0 इक्वेशन 25 में, अगर हम इसको जो इक्वेशन 24 थी क्या थी, x इज इक्वल टू 1 - e⁻−k Vp/V0, तो वहाँ से हम k Vp/V0 को निकाल के अगर हम इस इक्वेशन 25 में रिप्लेस कर दें तो जो टर्म आएगी वो आप देख सकते हैं। फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी जो कि इक्वेशन 26 में। तो इक्वेशन 26 गिव्स द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स एज अ फंक्शंस ऑफ कन्वर्जन XA। तो जो क्वेश्चन 26 थी वो फिगर 8 में प्लॉट की गई है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड फॉर स्टिर्ड टैंक एंड ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर्स। तो जो y एक्सिस है उस पर रेशियो है आपका वॉल्यूम्स का
और जो एक्स एक्सिस है उस पर कन्वर्जन है। तो फिगर हमें क्या शो कर रही है, फिगर शो कर रही है दैट एट लो कन्वर्जन, मतलब 0 to 0.2 अगर आप देखें, देयर इज़ लिटिल टू बी गेन्ड इन यूजिंग अ ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के वॉल्यूम में, लगभग लगभग सेम है, आप देख सकते हैं 1 के आसपास है। पर अगर हम 70% या उससे ज़्यादा कन्वर्जन की बात करें, but at conversion of 70% or larger, more than twice as much volume is required for a stir tank reactor. Vm अपॉन Vp की वैल्यू आप देखिए, जैसे कि 0.8 के लिए आप देखें तो 2 से 3 के बीच में है, मतलब कि Vm इज इक्वल टू 2 Vp और उससे भी ज़्यादा। तो यानी कि जो CSTR है उसका वॉल्यूम 2 गुना या उससे ज़्यादा हो सकता है कंपेरेटिवली टू PFR। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ CSTR इज मोर देन ट्वाइस इन द वॉल्यूम ऑफ प्लग फ्लो रिएक्टर फॉर अ गिवन कन्वर्जन। बायोलॉजिकल रिएक्टर्स जो लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू रिएक्टर डिज़ाइन पार्ट 1, उसमें टॉपिक मेरा रह गया था। तो बायोलॉजिकल रिएक्टर्स एंड एपरेटस फॉर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। अंडर कंट्रोल कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी कंडीशन है उनको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियल बायोरिएक्टर का यूज़ होता है, जैसे कि ईस्ट, बैक्टीरिया या फिर एनिमल सेल्स। ये किन किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है? इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स, वैक्सीन्स और एंटीबॉडीज़, एंड ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट रॉ मटीरियल्स इनटू यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स सच एज इन बायो कन्वर्जन ऑफ कॉर्न इनटू इथेनॉल। रॉ मटेरियल से यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, जैसे कि फॉर बायो कन्वर्जन ऑफ कॉर्न इनटू इथेनॉल। नीचे एक फिगर दे रखा है इंडस्ट्रियल बायोरिएक्टर। जो बायोरिएक्टर होते हैं वो जनरली सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ये वो सिस्टम या डिवाइसेस होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये वेसल्स होती हैं जिसमें कि केमिकल प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिजम्स को इन्वॉल्व करता है या फिर उनसे डिराइव हुए बायोकेमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करता है। ये एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और एनारोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ये सिलेंड्रिकल वेसल होती हैं रेंजिंग इन साइज फ्रॉम लीटर्स टू क्यूबिक मीटर्स, और जनरली ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। दे सप्लाई अ होमोजीनियस इन्वायरमेंट बाय कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग द कॉन्टेंट्स। इसमें एक स्टिरर होता होगा जिससे कि कॉन्स्टेंटली कॉन्टेंट्स को स्टिर किया जाता है, तो होमोजीनियस इन्वायरमेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है थ्रू आउट। दे गिव द सेल्स अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बाय इंश्योरिंग द सेम टेम्परेचर, pH एंड ऑक्सीजन लेवल्स। जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में उनको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देता है, ये इंश्योर करके कि सेम टेम्परेचर रहे, सेम pH रहे और सेम ऑक्सीजन लेवल रहे। गुड लक। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इस चैप्टर से यानी रिएक्टर डिज़ाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स बताने वाली हूँ, और आपको जो भी क्वेरी हुआ करे प्लीज़ इसे कमेंट्स में पूछ लिया करिए। स्क्रीनशॉट्स भी दे सकते हैं आप लोग।